अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज। हुकूमत की जानिब से सख्त फैसलों का सिलसिला जारी है। करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन पर हुकूमत डट गई है और अब बात इदारों तक जा पहुंची है। जाली बैंक अकाउंट्स में मुलव्वस अफराद में से किसी का भी नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया, जबकि अदालत ने बिलावल और वज़ीर आला सिंध का नाम निकालने का कहा था। वफाकी काबीना ही नहीं, मौक़िफ़ तो चेयरमैन नैब का भी आया है। कह रहे हैं अगर अपोजिशन लीडर नैब का सामना कर सकता है तो फिर वज़ीर आज़म क्यों नहीं कर सकते। प्रोग्राम में इस पर तफसीली तौर पर बात करूंगी। इसके अलावा जिक्र होगा आज CNG सिलेंडर्स का, जो बस सिर्फ गैस भरने के लिए रह गए हैं, उनकी चेकिंग का अहम तरीन संजीदा नौयत का मामला जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। किसी के पास वक्त ही नहीं है जो इस मसले पर ध्यान दे। फिलहाल वक्त अभी हेडलाइंस का हो गया, जिसके बाद मज़ीद तफसीली तौर पर दीगर टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमारे लिए पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, चाहे वो हज़ब इख्तिलाफ से हों, चाहे वो हज़ब इक़्तिदार से हों, काबिल एहतराम भी हैं, बराबरी का दर्जा भी रखते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने हज़ब इक़्तिदार को हज़ब इख्तिलाफ पर किसी किस्म की कोई तरजीह दी हो। अपोजिशन लीडर नैब का सामना कर सकता है तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं। चेयरमैन नैब का बड़ा बयान। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं वज़ीर आज़म के पास नैब का सामना न करने का कोई इस्तेहक़ाक़ नहीं। कहा जा रहा है वज़ीर आज़म की तौहीन की, इसमें वज़ीर आज़म की तौक़ीर और इज़्ज़त अफजाई है। कोई भी नैब को इंक्वायरी से नहीं रोक सकता। और ये बात रोज़ रोशन की तरह आया होनी चाहिए कि NRO किसी भी शक्ल में हो, कोई भी दे, किसी को भी दे, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात मकदम हैं और हमने सिर्फ़ और सिर्फ उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फ़ैसला किया है। वफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का फैसला मौखर कर दिया। फिलहाल 172 में से कोई नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी काबीना का फैसला सुना दिया। बोले तहरीरी फैसले तक किसी का नाम ECL से नहीं निकाल रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अभी तो हो सकता है नजरसानी दरखास्त दी जाए। पीपल्स पार्टी के कई अरकान मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी किरदार हैं। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह शामिल हैं। हो रहा है कि पैसे वहाँ पे जाते हैं जो कि वाया मुराद अली शाह साहब के ओमनी और ओमनी के वाया दुबई और दुबई के वाया लंदन और लंदन के वाया पेरिस और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। लिहाजा उन पैसों को रोकने के लिए ज़रूरी था कि वो पैसे वफाकी हुकूमत बराह रास्त वहाँ पे खर्च करती। लिहाजा इंशाल्लाह वो बराह रास्त ख़त्म भी किया जाएगा। PTI का एक और यू टर्न। आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरखास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन ने मामला निपटा दिया। फोरम शेर जमान कहते हैं जरदारी के खिलाफ मजीद सबूत मिले, बड़ा केस है, बड़े फोरम पर लेके जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख का पनामा के बाद ये सबसे बड़ा केस है। कुछ ऐसे शवाहिद हमें हासिल हुए हैं जिनके तहत अब हमने ये फैसला किया है कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे, जो कि एक बड़ा फोरम है और मंतकी अंजाम तक इस मामले को हमने पहुंचाना है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल होगी या ख़त्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। नैब ने भी अपनी अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए हैं। अपीलों पर नंबर लग गया है। $5,000 से ज़ायद फीस लेने वाले निजी स्कूलों को फीस कम करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर के स्कूल को फीस में 20% कमी करने का हुक्म। गर्मियों की छुट्टियों की फीस भी वापस करना होगी। सदर स्कूल एसोसिएशन की दुहाई। बोले फीस वापस करेंगे तो 80% स्कूल बंद हो जाएंगे। चीफ जस्टिस बोले स्कूल बंद होते हैं तो हो जाएं। तालीमी इदारे तालीम देने के लिए हैं, नोट बनाने के लिए नहीं। देखते हैं कौन स्कूल बंद करता है। फिटनेस क्यों चेक की जा रही है? अनफिट गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस के एक्शन के खिलाफ वैन ड्राइवर्स की हड़ताल।
लकी स्टार से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। वालिदैन ने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ा। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह का IG सिंध को खत। शहर भर के तालीमी इदारों में चलने वाली CNG वैन्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। सिंध असेंबली में भी गैस बहरान का तस्करा। वज़ीर आला सिंध ने भी MQM पाकिस्तान की मजम्मती करारदाद की हिमायत कर दी। कहा CCI के अरकान भी हमारा साथ दें। सूबे हक के लिए पहले भी आवाज़ उठाई, आइंदा भी उठाएंगे। वज़ीर बल्दिया सईद गनी ने वार्निंग दे दी। बोले विफाक सिंध में गैस फराहम करे, मामला हल न हुआ तो एहतजाज करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक्स की जानिब बढ़ूं। अपने एक बड़ा अहम फैसला जिसके बारे में तज्जियाकारों की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि IMF के पास जाए बगैर गुजारा नहीं है पाकिस्तान का। अब इस हवाले से असद उमर साहब का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि IMF के पास जाए बगैर भी पाकिस्तान का गुजारा मुमकिन है। ये बहुत बड़ा बयान असद उमर साहब की जानिब से आया है। अंबर शमसी साथ मौजूद हैं, समा TV की एंकर पर्सन, उनसे बात कर लेती हूँ। अंबर, बहुत बड़ा बयान है क्योंकि तमाम तज्जियाकारों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि IMF के पास जाए बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। असद उमर साहब की जानिब से बड़ा बयान आया है। जी बहुत शुक्रिया किरण। पहले तो आपका असद उमर साहब ने आज एंकर पर्सन के साथ एक मीटिंग की थी। उसमें उन्होंने बताया कि आदाद शुमार कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान IMF के बगैर गुजारा बिल्कुल कर सकती है। दिसंबर के आदाद शुमार उन्होंने हमें दिखाए, बताए। उनका कहना था उनके बकौल के एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, इम्पोर्ट्स में कमी आई है और इसकी वजह से यही नज़र आ रहा है कि तिजारती खसारे पे काबू पाया गया है। फिलहाल IMF के साथ बातचीत जरूर चल रही है, वो तो चलती जाती है, लेकिन IMF के पास नहीं जा रहे, गुजारा हो सकता है। ठीक है अंबर, ये बहुत बड़ा बयान है। पाकिस्तान की मईशत को लेकर ये सवालात जन्म ले रहे थे। ये तमाम तरफ से आवाज़ें उठ रही थी कि जाना पड़ेगा, IMF के पास हर हाल में जाना पड़ेगा। लेकिन आप समझती हैं कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से, वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से अपना एक अहद किया हुआ था, जिस तरह से उनके दौरे हो रहे थे, उससे बहुत बड़ी ये कामयाबी मिली है कि अब IMF के पास जाए बगैर भी पाकिस्तान अपनी मईशत को आगे बढ़ा सकता है, गुजारा कर सकता है। जी वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने कहा था कि जो ज़ाहिर है जो दोस्त ममालिक से पैसे मिले हैं वो भी एक वजह है, लेकिन साथ साथ जो इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, जिससे मैंने जैसे कहा कि एक्सपोर्ट में कुछ हद तक इजाफा हुआ है 5.5% और इम्पोर्ट्स में कमी आई है तकरीबन 9%, जिसकी वजह से तिजारती खसारे पे कुछ हद तक काबू पाया गया। उनका ये भी कहना था कि वो मुतमईन नहीं है, अभी भी मामलात जो हैं तिजारती खसारे पर मुकम्मल तौर पर काबू पाना जरूरी है, लेकिन इसका यही मतलब है कि फिलहाल IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान गुजारा कर सकता है। ठीक है, दिसंबर में एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, तिजारती खसारा एक हद तक कम हुआ है और दोस्त ममालिक का ताउन, जिसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान जब इक़्तिदार में आए उसके बाद से उन्होंने ये बात करना शुरू की। कई दौरे भी उनके हुए, मलेशिया का उन्होंने दौरा किया, सऊदी अरब का दौरा किया, दुबई का दौरा किया और उसके बाद अब ये नताइज सामने आ रहे हैं कि असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि IMF के पास जाए बगैर भी पाकिस्तान का गुजारा मुमकिन है। अंबर शमसी आप साथ मौजूद थी, बहुत अहम खबर और यकीनन पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत बड़ी और बहुत खुशाइन खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं अपने टॉपिक की जाने बढ़ूंगी। तब्दीली सरकार अपने फैसले पर डट गई है। जाली बैंक अकाउंट्स में मुलव्वस अफराद के खिलाफ नरमी न बरतने की ठान ली है। वफाकी काबीना ने किसी का भी नाम ECL से न निकालने का फैसला कर लिया है। अब वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिशात मुस्तरद की हैं। काबीना की जानिब से ये कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह मनी लॉन्ड्रिंग के ये अहम किरदार हैं। हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। देखिए, बहुत बड़ा डाका पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, हुकूक के ऊपर डाला गया। 172 लोगों के नाम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। आज काबीना ने इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फैसला किया है। इंटीरियर की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद किया है। सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हो। जब वो फैसला मौसूल होगा जायजा लिया जाएगा। हो सकता है नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए। और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। यकीनन आपको याद होगा कि जब 172 अफराद का नाम ECL की लिस्ट में शामिल किया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो जरदारी,
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर का नाम निकालने का हुक्म दिया था। तब वफाकी काबीना कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को का तहरीरी फैसला मिलने तक कोई भी नाम ECL से नहीं निकलेगा, और अगर ये तहरीरी फैसला आता है तो इस पर भी नज़रसानी के लिए दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। तो सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं, तब्दीली सरकार के इदारों से मुताल्लिक भी इरादे वाज़े नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के एहतिसाब से मुताल्लिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि ये इक़दाम वज़ीर आज़म की तौहीन होगा। इस बारे में उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ क्या कहा, उन्होंने सुनी उनकी बात। तो इधर बयान आया और उधर नैब का रद्द अमल भी सामने आ गया। चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन लीडर नैब का सामना कर सकते हैं तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं। चेयरमैन नैब क्या कह रहे हैं इस हवाले से, उनकी बात भी आपको सुनवा देते हैं। नैब ने वज़ीर आज़म साहब की तौहीन कर दी है। मतलब बहुत सादा लोग हैं जिन्होंने कि लफ्ज़ तौहीन इस्तेमाल किया है। इसमें वज़ीर आज़म साहब की तौकीर है, इसमें वज़ीर आज़म साहब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। इससे ये बात ज़ाहिर हुई है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान में आइन की हुकूमत है, पाकिस्तान में कानून की हुकूमत है। अगर कायदे हस्ब इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे। इसलिए ये तौहीन नहीं है। अमल का रद्द अमल जनाब, तब्दीली सरकार के सख्त फैसलों का दायरा कार अवाम और अपोजिशन से निकलकर अब मजीद आगे बढ़ गया है। इस पर बात करने के लिए मेंबर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले अदालत की जानिब से बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध का नाम ECL से निकालने के लिए कहा, लेकिन वफाकी काबीना का अपना मौक़िफ़ सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि तहरीरी अदालती फैसला आने तक कोई नाम नहीं निकाला जाएगा। क्या समझते हैं राना साहब आप, क्या हुकूमत के सख्त फैसलों का दायरा कार बढ़ रहा है और इसके फिर आगे नताइज क्या देख रहे हैं आप? देखें, ये मौजूदा हुकूमत और जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हैं, इनका तकरीबन हर मामले में जो है वो अपने लिए पैमाना मयार और है और दूसरों के लिए और है। और इसी बात को बाज़ औक़ात जो है वो यू टर्न से भी ताबीर किया जाता है। अगर तो कोई फ़ैसला जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ हो तो उसको तो इम्प्लीमेंट जो है वो फौरी तौर पे कर दिया जाता है, और अगर किसी फ़ैसले से अपोजिशन को कोई वक्ती ही सही रिलीफ मिलने का अगर कोई सूरत हाल है तो अब उस फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। फिर उसके बाद कहा जाएगा कि उसकी मुसद्दका कापी हमें मिलेगी तो फिर करेंगे, और फिर उसको पढ़ने में कुछ टाइम लगेगा। फिर ये भी सुना है कि वो कहते हैं कि इसके ऊपर रिव्यू भी दायर किया जा सकता है। बात सिर्फ ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जो हम समझते हैं कि उनके जितने भी नोटिस थे 184 सब 3 आइन के आर्टिकल के तहत उनका बराह रास्त निशाना जो है वो PMLN थी। PMLN की हुकूमत रही है, और इलेक्शन से पहले उन नोटिस की वजह से जो है वो हमारी जो एक इलेक्शन स्ट्रेटजी होती है या हमने अपने प्रोजेक्ट्स को जिस अंदाज से जो है वो शो केस करना होता है उसको इररिपेरेबल जो है वो नुकसान पहुंचा, और हमें उसका जो है वो इलेक्शन में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तो वो हम तो जो है वो उनकी इज़्ज़त, उनकी तौकीर ही करते रहे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अदलिया का एक अदारे के तौर पे एहतराम जो है वो बरकरार रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि अदलिया का अदारा जो है वो ना तो किसी फ़र्द वाहद का है और ना वो जो है वो पूरी कौम का, पूरी रियासत का अदारा है, और उसी की इज़्ज़त में पूरी रियासत, पूरी कौम की इज़्ज़त है। लेकिन आप इनका हाल देखें कि इनको अभी उन्होंने एक दो जगह पे इनको थोड़ा सा उन्होंने टफ़ टाइम भी नहीं बल्कि बस थोड़ा सा इनको जब है समझाने की कोशिश की है, तो अब ये उनका एक एक दिन जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। ख़्वाह वो महमद डैम का इफ्तिताह की तारीख़ हो, ख़्वाह वो आज़म सवाती का केस हो, ख़्वाह वो ये JIT रिपोर्ट से जो है वो ECL से नाम निकालने का मामला हो, ये एक एक दिन का इंतजार कर रहे हैं। और नोटिफिकेशन भी जो है जो कि आम हालात में जो है वो 2-3 दिन पहले होता है। इन्होंने उनका
जो है वो 15 दिन पहले कर दी है। राना साहब, मैं यही आपसे पूछ रही हूँ कि आगे इसके आप नताइज क्या देख रहे हैं? हुकूमत की जानिब से सख्त फैसले, आप कह रहे हैं हुकूमत का अपने लिए रवैया कुछ और मुखालिफिन के लिए रवैया कुछ और है, लेकिन ये जो सख्त फैसले हो रहे हैं अब ये इदारों की जानिब भी बढ़ रहे हैं, आप इसके नताइज आगे क्या देख रहे हैं? मुस्तकबिल करीब में क्या नताइज देख रहे हैं? देखें, इसके नताइज इंतहाई जो है वो रियासत के लिए और रियासती अदारों के लिए जो है वो इंतहाई डैमेजिंग होंगे, इंतहाई ख़तरनाक होंगे। मैं एक अदना वकील के तालिब इल्म होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि जब लॉ ऑफिसर अदालत में मौजूद हो और अदालत उसकी मौजूदगी में कोई हुक्म जो है वो सुनाए, तो उसके लिए किसी कॉपी की ज़रूरत नहीं होती, ना उसके लिए किसी ऑर्डर का इंतज़ार किया जाना होता है। वो जो लॉ ऑफिसर जो अदालत में मौजूद होता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो ऑर्डर जो है वो हुकूमत को या उस सरकारी अदारे को, जो भी हुकूमती अदारा है, उसको कन्वे करे और वो उसको इम्प्लीमेंट करे। ये इन्होंने नई कहानी निकाल ली है कि जी ऑर्डर आएगा, फिर उसकी कॉपी आएगी, फिर हम उसको पढ़ेंगे, फिर उसको हम देखेंगे, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर अगर रिव्यू दायर करना हो तो रिव्यू दायर करेंगे। यानी ये तो कोई तरीका नहीं है। पहले जब इन्होंने 172 लोगों के नाम ECL में डाले, उस वक्त इनके पास कौन सा ऑर्डर आया था? उस वक्त भी तो इसी तरह से ज़बानी रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने, जिनसे इन्होंने ये समझा कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इनके नाम ECL में डाल दिए जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन उसकी वजाहत की कि नहीं, हमने ये नहीं कहा था। उस वक्त तो कोई ऑर्डर का इंतज़ार नहीं किया गया, उस वक्त तो ज़बानी ऑर्डर के ऊपर अमल हो गया। अब जनाब जो है वो ऑर्डर की कॉपी, मैं समझता हूँ कि ये तौहीन अदालत है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि ठीक है वो हर किसी ने रिटायर होना है, उन्होंने भी होना है, लेकिन ये रिटायरमेंट से पहले ही जो है इन्होंने अजीब एक रवैया अपनाया है। और मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो मंडे को जब ये दोबारा केस ने शायद लगना है वहाँ पे, उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पे इसका तौहीन अदालत का इनको नोटिस दे के इसके ऊपर वो एक मौसर कार्रवाई करें, ताकि अदलिया का वक़ार और अदलिया के फैसलों का वक़ार जो है वो बरकरार रहे और उसके मौसर होने की जो दलील है उसमें किसी किस्म की आँच ना आए। जी सर, इसके साथ साथ हम नैब के हवाले से भी बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म साहब भी बारहा कहते रहे हैं, उनकी अपनी टीम के लोग भी कहते रहे हैं, गैर जानिबदार इदारा है, किसी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, आज़ादाना तौर पर काम करें। आज आप देखिए हेलीकॉप्टर केस से मुतालिक फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, यकीनन आपने सुना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की तौहीन कर रहा है नैब, जबकि चेयरमैन नैब कहते हैं कि जब अपोजिशन लीडर नैब का सामना कर सकते हैं तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं कर सकते। एहतसाब के मामले पर डट चुकी है तब्दीली सरकार, ऐसा कहिए, क्योंकि हर जगह पर तब्दीली सरकार सिर्फ एहतसाब की बात कर रही होती है। फिर इस रवैये को कैसा देखें? देखें, ये भी एक अजीबोगरीब बात है कि ये कह रहे हैं कि हमने तो हमेशा ये कहा है कि नैब जो है वो इंक्वायरी स्टेज के ऊपर उसे गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए। बुलाने का तो मैंने कभी मियाँ शहबाज शरीफ बतौर चीफ मिनिस्टर जो है वो नैब उन्हें बुलाती रही, उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं इस वक्त चीफ मिनिस्टर हूँ और मुझे बुलाया जा रहा है। वो जाते रहे, उसके बाद भी जाते रहे। हमारा तो एतराज़ वहाँ पे ये है नैब के साथ या चेयरमैन नैब के साथ कि जनाब जब हम इंक्वायरी में तावन कर रहे थे तो इसलिए हमें गिरफ़्तार क्यों किया गया, और फिर जब अगर हमें इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ़्तार किया गया तो वो हुकूमती लोग जो हुकूमत में बैठे हैं, वज़ीर है, वज़ीर आला है और दूसरे अहदों पे हैं, तो उनको भी फिर या तो गिरफ़्तार किया जाए। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी बेइज्जती हो रही है बुलाने से। अब ये इन्होंने एक नई मंतक निकाल दी है, ये कहते हैं कि जी हमें बुलाने से और हमारे ख़िलाफ़ इंक्वायरी करने से हमारी बेइज्जती है। तो इट मीन्स कि फिर अगर नैब की इंक्वायरी से इज़्ज़त उछलती है या बेइज्जती होती है तो फिर इज़्ज़त तो सबकी है ना। इज़्ज़त तो जितनी प्राइम मिनिस्टर की है उतनी कायदे इस बेख्तलाफ की भी है, या जितनी लीडर ऑफ द अपोजिशन और वज़ीर आज़म की, एक आम आदमी की उतनी है। बिल्कुल, और एक प्रोफेसर की, एक क्लर्क की, एक वकील की, एक मेंबर की, सबकी उतनी इज्जत है। तो इज्जत तो फिर किसी की भी नहीं जो है वो उछलनी चाहिए और बेइज्जती तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि फिर नैब को नहीं बुलाना चाहिए अगर इससे बेइज्जती होती है। फिर हुकूमत जो है वो इस बारे में फिर अपना मौक़िफ़ सामने लेके आए और वो बात करे कि अगर ये बेइज्जती है तो फिर वो बेइज्जती जो है वो हर शहरी की इज्जत जो है उसकी ज़ामन हुकूमत है, फिर इस बेइज्जती को बंद करवाए और इस इज़्ज़त को बहाल करवाए वो।
ठीक है। अब राना साहब एक बात और, जो हुकूमत की जानिब से जो मुस्लिम लीग नून को या फिर मुखालिफिन को या ऑपोजिशन को ऐसा लगता है कि ये तनकीदी काम हो रहा है, उस पर तनकीद यकीनन आपका हक है, आप लोगों को करना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई मुस्बत काम हो रहा है तो क्या उसको PMLN की जानिब से, ऑपोजिशन की जानिब से सराहा जाएगा? क्योंकि सर पिछले दिनों, पिछले 3 महीने से मुसलसल ये आवाज़ें हर जानिब से लग रही थी कि IMF के पास जाए बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, लेकिन आज असद उमर साहब कह रहे हैं तजारती खसारे पर काबू पा लिया है, IMF के पास जाए बगैर पाकिस्तान का गुजारा मुमकिन है। सर अब इन्होंने जाके अब ये क्या और करेंगे? इन्होंने जो कर्ज लिया है, अब आप देखें कि हमें ये ताना देते हैं कि जी वो पीपल्स पार्टी का जब आई तो कर्ज था 6 अरब, फिर उसके बाद हो गया 13, फिर उसके बाद हो गया 23। यानी इनका कहना ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के 10 सालों में कोई 22-23 अरब हज़ार अरब का कर्जा जो है वो हुआ है, यानी तकरीबन कोई 2000 बिलियन पर ईयर। तो अब ये अपना हाल तो देखें, इन्होंने 6 माह में 3,000 बिलियन कर्जा जो है वो चढ़ा दिया है इस मुल्क के ऊपर। अब उसका ये जवाब दे ना कि वो क्यों चढ़ाया है इन्होंने। तो बात ये है कि ये IMF के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो इन्होंने कर्जे लिए हैं वो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, आम आदमी को तो इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। इस वक्त हालत ये है कि पूरे मुल्क में कोई कारोबार, ना दुकानदार की दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री मालिक की फैक्ट्री नहीं चल रही, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही। हर आदमी जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा है, कोई कारोबार नहीं है। बैरूनी सरमायाकारी जो है वो 35% जो है वो कम हो गई है, और यहाँ पे सरमायाकार जो है उसने बिल्कुल जो है वो इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी जो है वो बंद कर दी है। टैक्स कलेक्शन जो है वो 83 अरब रुपए के इन्होंने टैक्सेस जो है वो नए लगाए हैं, ये जो इन्होंने मिनी बजट लेके आए थे। उसके बावजूद 170 अरब रुपए की कलेक्शन जो है वो कम हुई है जी। तो अगर इस तरह से हालात रहे तो अगले 3-4 माह तक ये तो मुल्क जो है ये खुदा ना खास्ता ये लफ्ज़ जो है वो बोलने वाला नहीं है, ये तो मुल्क का दिवालिया कर देंगे ये तो मुल्क को। ठीक है सर, बोलने वाला नहीं है तो फिर ना बोलें तो ज्यादा अच्छा है। और उम्मीद करते हैं इनको सिवाय मुल्क में खौफ व हरास फैलाने के, यानी कुछ खौफ व हरास इन्होंने फैलाया हुआ है पकड़ दकड़ करके। सियासतदानों को कह रहे हैं ये अपोजिशन को, भी अपोजिशन के लोग तो जो है टोटल 2% बनते हैं, बाकी 98% जो लोग हैं वो तो बिजनेसमैन है। ये 172 नाम जो ECL में डाले उनमें से भी तकरीबन जो है वो 98% लोग जो है वो बिजनेसमैन है। इन्होंने ऐसा खौफ व हरास का माहौल पैदा किया है कि हर आदमी जो है वो हाथ पे हाथ रख के जो है वो बैठ गया है। इस तरह से तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह से तो जो है वो बात आगे नहीं बढ़ती। तो इस तरह से इन्होंने ये माहौल इन्होंने पैदा कर दिया है। ऊपर से लोगों के घर तोड़ रहे हैं, लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं। 30 साल से जो लोग जो है वो तय बाजारी टिकट के तहत जो है वो पैसे अदा कर रहे थे, गवर्नमेंट को किराया अदा कर रहे थे, उन्हें एक दिन का नोटिस देकर उनकी दुकानें जो है उन्होंने तोड़ दी। महंगाई की आप बात करें तो हुकूमत की जानिब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका मौक़िफ़, यानी वो पनाहगाहें बनाई है इन्होंने, बस ठीक है लोगों के घर सबके तोड़ दें और पनाह गाहों में लोग आके जो है ना महाजर बन के वहाँ पे रहे। ठीक है राना साहब, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको भी नहीं जा रही, लेकिन जिस तरह से आप महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं, कारोबार ठप होकर रह गया है, महंगाई बढ़ गई है, तो हुकूमत की जानिब से ये पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये वावेला सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन की जानिब से मचाया जा रहा है, क्योंकि पहले के दौर में यानी कि आप लोगों के दौर में जो महंगाई होती थी उससे शरह महंगाई की इस वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आप साथ मौजूद थे। ब्रेक पर जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो CNG सिलेंडर्स के हवाले से कितने लोग संजीदा हैं इसको लेकर, कितने नुकसानात इससे हो सकते हैं और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
चुका है और इसके साथ साथ फ़िज़ाई आलूगी भी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। 1999 से इसका आगाज़ हुआ और आज पाकिस्तान में 70% गाड़ियाँ CNG पर चल रही हैं। लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि जब पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है, फिर इंतज़ामिया को भी, CNG स्टेशन के मालिकान को भी ये ख्याल आता है कि CNG के जो सिलेंडर्स गाड़ियों में लगे हुए हैं वो एक चलते फिरते बम है और इन बम की फिटनेस को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट्रोल पंप्स पर, CNG स्टेशंस पर हमें बैनर्स लगे हुए दिखाई दे देते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना होता है, आवाम उसे कितनी संजीदगी से लेती है, कितने अरसे में चेक करवाती है और क्या आवाम को इस बारे में आगाही है भी या नहीं। आइए सबके दरमियान चलते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या ये चलते फिरते बम को सिर्फ चलता फिरता बम ही कहते हैं या फिर संजीदगी से इसके बारे में सोचते भी हैं। कराची में ओवरऑल सिंध में तकरीबन 21 से 22 लाख गाड़ियाँ CNG पर हैं और 5 साल में एक बार CNG के उस सिलेंडर को, जिसे चलता फिरता बॉम्ब कहते हैं, उसे चेक करवाना ज़रूरी है, उसकी फ़िटनेस को चेक करवाना ज़रूरी है। लेकिन अचंभे की बात, अजीब बात, आप ये देखिए कि पूरे सिंध के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक वो फिटनेस सेंटर है कि जहाँ पर जाकर आपने अपना सिलेंडर चेक करवाना है। 14 लाख 15 लाख प्राइवेट कार्स और उसके साथ साथ रिक्शा CNG पर चल रहे हैं, जिसमें से 70% CNG पर हैं और उनके सिलेंडर्स चेक करवाने के लिए पूरे सिंध में सिर्फ और सिर्फ एक ये सेंटर मौजूद है। आइए इसके अंदर चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि जो इतनी लाखों की तादाद में CNG पे चलने के लिए गाड़ियाँ मौजूद हैं, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं जिन्होंने अपने CNG सिलेंडर्स को चेक करवाया, टेस्ट करवाया और पास करवाया कि ये आगे अभी चलने के काबिल है। अस्सलाम वालेकुम सर, सिलेंडर्स अंदर चेक होंगे? ठीक है जी, दरवाज़ा खोल दें जी। तो ये आपने सुना कि सिलेंडर चेक करवाने के लिए भी आएंगे तो इनके लंच टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। इतना चक्कर घूमने फिरने के बाद पूरे सिंध के लिए जो एक लेबॉर्ट्री मौजूद है, उस पूरी लेबॉर्ट्री के लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप इनके लंच टाइम को डिस्टर्ब ना करें। फाइनली मैं उस जगह पर पहुंच चुकी हूं जिसको हम पिछले कोई 1 से 1.5 घंटे से ढूंढ रहे थे। ये है वो सिंध का वाहिद लेबॉर्ट्री CNG सिलेंडर्स के लिए, जहां पर इन्हें टेस्ट किया जाता है कि ये आया मज़ीद चलने के काबिल हैं या नहीं है। और जैसा कि माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गैस लीक हो रही है, सिलेंडर से आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बड़ी तादाद में सिलेंडर्स मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ज़रा मुझे एक्टिविटी दिखा दें यहाँ पर कि किस तरह से काम हो रहा होता है। अगर इसमें कोई फॉल्ट होता है तो आप लोग क्या करते हैं? इन शॉर्ट आपको बताया था, जैसे कोई भी सिलेंडर आता है ना, अपनी गाड़ी जैसे आप ये जैसे गाड़ी खड़ी हुई है जी तो उसमें सिलेंडर लगा हुआ है, तो उसको हम लोग डिसमेंटल करते हैं, उसको सिलेंडर को निकालते हैं। ठीक है। उस पे ये शीट है, ये जो उसके बच्चे के हाथ में है ना, जी, ये पूरी शीट है, इसकी पूरी डिटेल होती है। ठीक है। इसका गाड़ी का ऑनर कौन है, ठीक है, फिर इसका सिलेंडर कौन सा लगा हुआ है, कौन सी डेट का बना हुआ है, पाकिस्तान में जो CNG स्टैंडर्ड है सिलेंडर वो है या नहीं है, पूरा एक तरह से विजुअल। सर, क्या स्टैंडर्ड है? जो एक स्टैंडर्ड होता है NZS 5454, जिस पे पाकिस्तान में अगर कोई CNG यूज़ हो रही है ना, तो एक स्टैंडर्ड होता है NZS 5454। अगर उस पर बना हुआ है, ये जितने भी सिलेंडर्स हैं ना उसी स्टैंडर्ड के बने हुए हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से इसकी टेस्टिंग भी होती है। अगर वो उस पर NZS 5454 नहीं लिखा हुआ है, समझो पाकिस्तान के लिए CNG के लिए यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, वो एक विजुअल इंस्पेक्शन हो जाती है। फिर इसको देखा जाता है कि कहीं से ये वेल्डेड तो नहीं है, जला हुआ तो नहीं है, फिर इसके देखा जाए कितना साल पुराना है, क्योंकि एक CNG का सिलेंडर पाकिस्तान में 30 साल के लिए यूज़ किया जा सकता है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारा विजुअल इंस्पेक्शन हो जाती है, पूरा डेटा आ गया, फिर उस पर फीस पे करते हैं, वहाँ पे उन पर रसीद दी जाती है, उसके बाद में इंस्पेक्शन पे जाता है।
जब अगर इसमें कोई फॉल्ट होता है तो इसको बीच में से कट कर दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसको कट कर दिया जाता है इसलिए ताकि वो दोबारा से यूज ना किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, तो हम चलते हैं अंदर, साइट में ही मौजूद है, अंदर चल के देखते हैं कि किस तरह से CNG सिलेंडर्स को जब वो उसके अंदर फॉल्ट होता है तो फिर उसे नाकारा किस तरह से बनाया जाता है ताकि वो दोबारा इस्तेमाल ना हो। और आज का ये प्रोग्राम करने का मकसद लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना है कि चलते फिरते बॉम्ब हैं जो कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी होते हैं, प्राइवेट कार्स में भी होते हैं, तो इनकी फ़िटनेस का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी फ़िटनेस के लिए। ये एक सिलेंडर नाज़रीन, ये हम लेके जा रहे हैं, इसको नाकारा बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर फॉल्ट है। इसको उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर सिलेंडर को नाकारा बनाया जाता है। ये क्या चीज़ है सर? ये वाल्व ओपनर है, जैसे सिलेंडर आता है इसको यहाँ पे रख के इसका वाल्व खोला जाता है। वाल्व खोलने के बाद इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है जो ऑयल या मॉइस्चर वगैरह इसके अंदर होता है, तो वहाँ पर वो ड्रेनर मशीन है, उसके अंदर पानी डाल के उसको ड्रेन किया जाता है। ड्रेन करने के बाद अगर डाउटफुल होता है, जैसे ये रस्टी है, इससे ज़्यादा होता है कि फेल होने के चांसेस होते हैं, तो फिर उसको यहाँ पर ले जाते हैं रोलर पे। ठीक है, रोलर पे रख के इस पर केरोसिन ऑयल या गर्म पानी डाल के इसको रोलर पे चलाया जाता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज हो उसमें से निकलती है। उसके बाद फिर इसमें यानी कि अगर सादा लफ्ज़ों में किया जाए तो ये क्लीन हो जाता है। तो पूरा वॉश करने के बाद इसमें फ्रेश वाटर भरा जाता है, उसके बाद उसमें टेस्टिंग के लिए जाता है, तो उसमें 3-4 घंटे के लिए रखा जाता है ताकि इसके एयर बबल्स वगैरह सब निकल जाए। निकलने के बाद उसको प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब इसमें से फॉल्ट निकलता है तो फिर जाता है ये वहाँ पर इसको नाकारा बनाने के लिए। पहले हमको नाकारा, जो आपने देखा ना, 3 किस्म के फॉल्ट आते हैं। एक तो अगर जला हुआ सिलेंडर होता है तो खुद ब खुद फूल जाता है, मतलब एक्सपेंड हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा सिलेंडर होता है कि पाकिस्तान में जो एक सिलेंडर की जो लाइफ है वो 30 साल है। हाँ, तो वो अगर 82-83 का बना हुआ है मीन्स वो कि अब मज़ीद वो यूज़ नहीं हो सकता, तो उसको 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरा, टेस्टिंग के दौरान अगर वो फट जाता है तो वो किसी काम का नहीं होता है। अच्छा, टेस्टिंग के दौरान भी फटता है, वो मैंने वहाँ पे दिखाया ना, ये फटा, ये पिछले हफ्ते ही फटा है, जो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो ये रेयर केसेस में होता है, फिर भी ज़रा थोड़ी ख़तरनाक साइट है ये। तो हम चलते हैं उसी तरफ, वहाँ पर जाकर वो मंजर भी आपको दिखाती हूँ कि जब इस सिलेंडर को नाकारा बनाया जा रहा होता है। कटेगा ना, उसमें आग होती है, तो उसमें पहले इसमें पानी डाला जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा पानी डाल के रखेंगे, उसके बाद उसको काटा जाएगा। सही, ठीक है। तो तैयारी कर लेते हैं, गैस वगैरह देख लेते हैं, तो तैयारी कर लेते हैं, फिर काट के आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो टेस्टिंग प्रेशर कि कितने प्रेशर पे टेस्ट किया जाता है, तो CNG का सिलेंडर जो होता है उसको 1.5 टाइम ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। अगर वहाँ पे 200 बार जो है 300 PSI, 3000 PSI, तो ये जाता है मतलब 300 बार पे जो 4500 PSI है, तो 4500 PSI, ये जब 4000 PSI पहुँचा ना तो ये फट गया। समझो कि ये वीक सिलेंडर था, खुदा न खास्ता अगर ये किसी गाड़ी में लगा होता, वहाँ फटता, तो फिर वो जो बंदे आसपास होते हैं ना 3-4 बंदे, उनको मार देता है। तो पूरे सिंध में कितने ये लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पर CNG सिलेंडर्स चेक होते हैं? ये कराची में अब तो इस वक्त तो 3 हैं, मतलब अभी भी एक को लाइसेंस मिल चुका, दूसरा अभी ऑपरेशनल नहीं है। यहाँ पर ये फुल फ्लैश ऑपरेशनल है, उसके बाद सक्खर में एक है। बस सर, जो मेरी इत्तलात हैं कि हैदराबाद के लिए और सक्खर के लिए सिफारिश तो की गई थी, लेकिन वहाँ पर अभी तक बना नहीं है। अभी URS के नाम से है, हैदराबाद बाईपास पे अल-मदीना CNG है, उसके साथ ही URS के नाम से एक है टेस्टिंग सेंटर। अच्छा, वो ऑपरेशनल है? हाँ। अच्छा, वो चल रहा है, अभी भी काम हो रहा है वहाँ पर? स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, कितना दिन हुआ है सर उसको स्टार्ट हुए? उसको स्टार्ट हुए कि मेरे 6 महीने हुए होंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे होता ये कि बात वही आ जाती है कि टेस्टिंग के लिए लोग जाते नहीं, अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि हमें सिलेंडर ये क्या चीज़ है। जैसे आपने कहा चलता फिरता बॉम्ब है, अगर उसको सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो हर चीज़ अपने लिए बॉम्ब है। ये SRV सेफ्टी रिलीव वाल्व कहलाता है, जिसके अंदर हम लोग कहें खास एक मटेरियल भरा होता है।
इसलिए कि इस सिलेंडर को सेव करने के लिए अगर खुदा न खास्ता गाड़ी में आग लग जाती है या सिलेंडर को आप आग में फेंक दो ना तब भी कुछ नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर ख़ास मटेरियल होता है जो पिघलना शुरू हो जाता है। वो पिघलना शुरू होता है कि दोनों तरफ से फिर इसके अंदर सिलेंडर के अंदर जो गैस होगी वो यहाँ से निकलेगी। वो इतनी तेज़ी से निकलेगी अगर आग भी चल रही है उसको बुझा देगी। तो ये सिलेंडर सेफ हो जाएगा, फटेगा नहीं। फॉल्ट है इसके अंदर और इसको अब ख़त्म किया जा रहा है। तो सर ने मुझे ये भी बताया कि बहुत सारे लोग कि हमें किसी तरह से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाए इसके ऊपर, अगर इस तरह का कोई सिलेंडर जला हुआ होता है उस पर पेंट करके ले आते हैं कि इन लोगों को मालूम ना हो कि ये जला हुआ है और बस फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाए। तो ये अपनी जानों के साथ लोग जुल्म कर रहे होते हैं। जब आपका सिलेंडर चेक हो जाता है, जब पता चल जाता है कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हर सिलेंडर की जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के मुताबिक हो उसकी मयाद 30 साल की है। जब आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेंडर सही है, वो मज़ीद आगे चल सकता है, फिर यहाँ से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है। माहाना तो आपने रोज़ाना की बुनियाद पर तो बताया कि शायद 10% के करीब लोग आते हैं, सालाना कितने आ जाते हैं? सालाना देखो, अगर मंथ वाइज देखें ना, अगर डेली वाइज में पहले आ जाते हैं, डेली वाइज वैसे 15 से 20 होते हैं डेली, 15 से 20 बस सिर्फ इतने सिलेंडर्स आते हैं। लेकिन अभी जैसे कैंपेन चल रही है या खुदा न खासा कोई हादसा हो जाता है तो 200 सिलेंडर भी आ जाते हैं, 150 से 200 सिलेंडर अभी आजकल जैसे आ रहे हैं। कल थे मेरे 80 थे तो आज 100 क्रॉस हो गए। तो वैसे देखा जाए तो ये परसेंटेज के हिसाब से निकाल तो 25-30 पर डे के हिसाब से 25-30 पर डे के हिसाब से बहुत कम है, ना होने के बराबर, ना होने के बराबर है। और आप समझते हैं कि ये होना चाहिए क्योंकि लोग अपनी जानों को अपनी गाड़ियों में लेकर घूम रहे हैं। और ये एक स्टिकर है जो गाड़ियों के ऊपर लगता है, ये लेके चलते हैं CNG स्टेशंस पर और देखते हैं कि कितने लोग इस सर्टिफिकेट के बारे में और इस स्टिकर के बारे में जानते हैं, कितने लोग ये हासिल कर चुके हैं और कितने लोग सिर्फ और सिर्फ CNG स्टेशंस को पागल बना रहे हैं और CNG स्टेशन वाले उन्हें पागल बना रहे हैं कि जी हाँ मैंने टेस्ट करवा लिया है। वो समझते हैं हाँ जी इन्होंने टेस्ट करवा लिया है, CNG भरते हैं और ये जा वो जा। आइए हम भी चलते हैं CNG स्टेशंस पर। इस वक्त मैं CNG स्टेशन पर मौजूद हूँ। आप लोगों को मैंने एक्टिविटी दिखाई, यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 गाड़ियाँ हमने यहाँ पर बैठ के शूट की हैं जो आप लोगों को अभी दिखाई। किसी के ऊपर भी कोई स्टिकर नहीं था और जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर खड़े हुए हैं, जो यहाँ के मुलाजिमीन इस CNG स्टेशन के वहाँ पे खड़े हुए हैं, उनमें से किसी ने भी सवाल नहीं किया, किसी ने भी पूछने की जहमत नहीं की। हालांकि उनमें से किसी भी एक गाड़ी पर वो स्टिकर भी मौजूद नहीं था और स्टिकर देखने की किसी ने जहमत नहीं की। तो फिटनेस सर्टिफिकेट कौन देखेगा? ये स्टिकर है मेरे पास और ये है वो फिटनेस सर्टिफिकेट। आइए पहले तो लेकर चलते हैं और इन लोगों से पूछते हैं कि इनमें से किसी को मालूम भी है कि ये क्या है। भाई ये क्या है? क्या मतलब? ये क्या चीज़ है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आपने अपना CNG सिलेंडर चेक करवाया है? मेरा अभी टाइम है, मेरा अभी टाइम है। 8 साल का 2017 में लगा है सिलेंडर। अच्छा 2017 में लगा है, तो आपको नहीं मालूम कि ये क्या है। ठीक है। जैसा कि जब हम CNG स्टेशन पर वहाँ पर मौजूद थे लेबॉर्ट्री में, तो वहाँ पर यही कहा गया था कि जब लोगों से पूछा जाता है तो वो फौरी तौर पर ये बहाना धर देते हैं कि जी हमारा तो अभी नया है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है भाई? हाँ क्या चीज़? ये क्या है? ये टैक्स है। टैक्स है ये? जी। अच्छा, आपकी गाड़ी में CNG लगे हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। चेक करवाया सिलेंडर? जी बिल्कुल चेक करवाया है। कुछ दिया था उन्होंने चेक करने के बाद? मेरे पास नहीं है, वैसे तो घर पे पड़ा हुआ है। अच्छा, तो कोई स्टिकर नहीं दिया था उन्होंने? नहीं, स्टिकर उस वक्त कोई अलाउ ही नहीं था वहाँ पे। सर जी ये स्टिकर दिया जाता है साथ में। अच्छा। जैसे आप टैक्स का स्टिकर समझ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने नहीं करवाया, आप गलत बयानी कर रहे हैं। चलें ठीक है, नहीं करवाया होगा। गवर्नमेंट नंबर प्लेट की गाड़ी है। सर ये क्या है? ये पार्किंग एरिया का है, पार्किंग का है। अच्छा, पार्किंग एरिया का है। और ये क्या है सर? लेटर। ये लेटर है। अच्छा, गाड़ी में आपकी CNG लगाए हुए कितना अर्सा हो गया?
5 साल तो हो गए हैं। 5 साल हो गए। चेक करवाए सिलेंडर? हाँ चेक करवाते हैं, गवर्नमेंट चेक करती है। जी जी, किसने चेक किया था? कि हमारे गवर्नमेंट के अफसरान है वही चेक करते हैं। अच्छा। मैं तो ड्राइवर हूँ। हाँ हाँ। लेकिन मैं जज साहब का ड्राइवर हूँ, ये उनके बेटे की गाड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके ऊपर कोई स्टिकर वगैरह नहीं लगाया है बेटे ने? नहीं, ये विंड स्क्रीन अभी 1 महीने पहले टूटी है। ये अच्छा। चेंज कराई, आप ये देख लीजिए, नई विंड स्क्रीन है। ठीक है जी। ठीक है। तो स्टिकर लगा हुआ था इसके ऊपर। जी, इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि इनको भी मालूम नहीं है कि ये क्या है और क्या चीज़ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है सीएनजी स्टेशन पर, आपके पास तो कोई बोर्ड लगा हुआ ही नहीं है कि ये सीएनजी सिलेंडर 5 साल के अंदर चेक करवाना ज़रूरी है, वो कहाँ है? नहीं, वो कलर करवाया था, वो रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है ना? ज़रूरी होता है। ज़रूरी है। अच्छा, ये क्या है? नहीं मालूम। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा ये क्या है? इनका सिलेंडर चेक करोगे या ऐसी सीएनजी भर दोगे? सिलेंडर चेक कर। कैसे? पीछे डिग्गी खोल के चेक। तो अभी पिछले जो पीछे 10 गाड़ियाँ गुजरी उसमें से तो किसी भी एक का चेक नहीं किया? पूछ लेते हैं कि एक बार थोड़ी बोलना होता है थोड़ी। हाँ। उनको पहले बता देते हैं। अक्सर आने वाली गाड़ी होती है, बाहर की कोई गाड़ी नहीं आती, कोई इलाके वाले आते हैं टोटल। तो इलाके वाले आते हैं, उनसे पहले पूछा हुआ है, अगले महीने तो पूछा है हमने, सबसे पूछा था। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये गाड़ी है, ये अगले महीने भी आई थी, पिछले महीने भी आई थी? नहीं, ये यहाँ की आने वाली पूछते हैं ना। अच्छा, किसी भी गाड़ी पर जितनी भी अभी पीछे 8 गाड़ियाँ गुजरी हैं उन सबका सिलेंडर चेक हुआ हुआ है, तुम्हें पता है? जी, अंदाज़ा यही है, चेक होता है। अच्छा, कैसे पता चलता है कि सिलेंडर सही है? सिलेंडर में पीछे वो बोर्ड लगा होता है, 5 साल की वो होती है ना वारंटी, वो लगी हुई। इसमें से अभी तक तो एक भी चेक नहीं किया। आओ ज़रा ये वाला सिलेंडर खोलते हैं और इसको देखते हैं। खोलें इसको ज़रा। अच्छा जी, कैसे चेक करते हैं इसको? ये जी जी, ये आपकी गाड़ी है सर? नहीं, मेरी गाड़ी नहीं है, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। अच्छा, आप मैनेजर हैं। इसमें से सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है, इस सिलेंडर का स्टैंडर्ड देखा जाता है कि स्टैंडर्ड कौन सा है। जी जी जी। स्टैंडर्ड NZS 5454 बिल्कुल, इसका स्टैंडर्ड होता है। अगर वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है। मुझे आपके एक पॉइंट से ही पता चल गया कि आपके इल्म की बात है। तो सर, अभी पिछले 10 गाड़ियाँ गुजरी हैं, हमने 10 एक्टिविटीज़ को शूट किया है। आई हैं गाड़ियाँ, खामोशी से उन्होंने सीएनजी डलवाई है और वो चली गई हैं। आपके जो लोग खड़े हुए उनमें से तो किसी एक ने भी उनसे पूछा नहीं कि आपका सिलेंडर सही है, या चले अगर पूछते नहीं कम से कम खोल के तो देख लेते। नहीं, एक्चुअली ये है कि मसला हमारे जो सीएनजी के जो कस्टमर्स होते हैं ऑलमोस्ट हमारे रेगुलर कस्टमर होते हैं। वो एक न्यू कस्टमर नहीं होता है हमारे पास। न्यू कस्टमर तो बहुत शादिर और नादिर होता है, क्योंकि हर जगह के अपने कस्टमर जो है ना फिक्स होते हैं। ये सर, ये क्या चीज़ है? क्या चीज़? ये क्या चीज़ है? ये इसके ऊपर इसकी डेट वगैरह लिखी जाती है ना, नेक्स्ट वेरिफिकेशन के लिए जो नेक्स्ट टेस्ट डेट होती है उसकी। वो तो इसमें से अभी तक की जो 10 गाड़ियाँ गुजरी थी उसमें से किसी एक के ऊपर भी स्टिकर नहीं था, फिर आप लोग कैसे उनको सीएनजी दे रहे थे? देखिए स्टिकर ऐसी चीज़ होती है ना कि स्टिकर आप देखेंगे जो स्टिकर लगे हुए होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हो, और चालान वाले जो पुलिस वाले खड़े होते हैं ना उनको पता होता है, वो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। हम तो फिजिकली चेक करते हैं इसको। आज फील्ड में निकले हैं हम बाहर, सीएनजी स्टेशंस का दौरा किया है, सिलेंडर्स जहां चेक होते हैं वहां का दौरा किया है, आप लोगों को दिखाने के लिए, खुद देखने के लिए कि मामलात किस तरह से चल रहे हैं आगे। सीएनजी सिलेंडर्स जिन्हें हम खुद चलता फिरता बम कहते हैं, इन्हें हम लोग कितना आसान लेते हैं और कितनी आसानी के साथ अपने ख़राब सिलेंडर्स को भी, अपने फॉल्ट वाले सिलेंडर्स को भी लेकर बड़े आराम से खुरामा घूम रहे हैं। और जिन लोगों पर जिम्मेदारी आयद होती है, जिनमें सीएनजी स्टेशंस के मालिकान भी हैं, सीएनजी स्टेशंस पर काम करने वाले लोग भी हैं और इस डिपार्टमेंट को देखने वाली इंतज़ामिया भी है, वो भी इसमें गफलत बरत रही है कि लोगों से न सवाल करती है, ना उनके सर्टिफिकेट देखती है, ना ये स्टिकर्स देखती है। स्टूडियो चलते हैं वापस और वहाँ पर हमारे साथ सीएनजी एसोसिएशन के लोग मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर इस गफलत की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। वेलकम बैक वंस अगेन। सूरत हाल आपने देखी ब्रेक से पहले कि सीएनजी सिलेंडर्स की चेकिंग से मुतालिक हुकूमत और अवाम कितनी संजीदा है माशाल्लाह। ये हकाइक हमने जो आपको दिखाए,
मसला क्या है? आखिर क्यों कवानीन के होते हुए सीएनजी सिलेंडर्स को चेक नहीं किया जा रहा? सीएनजी स्टेशंस भी सिर्फ और सिर्फ गैस भरने से मतलब रखते हैं, पैसा बनाने से मतलब रखते हैं? इस पर बात करने के लिए गयासुद्दीन पराजा साहब, चेयरमैन सीएनजी एसोसिएशन है, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। सर गैर मयारी सिलेंडर्स किसी बम से कम नहीं है। कम से कम 5 बार ये लफ्ज़ मैं जब वहाँ पर रिकॉर्ड कर रही थी उस वक्त मैंने बोला। अक्सर सिलेंडर फटने के वाकयात सर सीएनजी स्टेशंस पर ही पेश आते हैं। फिर क्यों ऐसा है कि चेकिंग के बगैर सीएनजी सिलेंडर में गैस भर दी जाती है, गाड़ियाँ आती हैं और चली जाती हैं? देखिए, मैंने आपका सारा प्रोग्राम देखा है। आप बहुत ज़बरदस्त एफर्ट्स है जो ये आपने लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए की है। मैं 1-2 मिनट लेना चाहता हूँ जी। असल में प्रॉब्लम ये था कि हर 5 साल बाद जो है सीएनजी सिलेंडर को चेक किया जाता है। प्रॉब्लम एराइज हुआ जब पंजाब में सीएनजी स्टेशंस गैस ना मिलने की वजह से मुकम्मल बंद हो गए और सिंध में भी गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई और केपी में भी। जब गैस की अवेलेबिलिटी मुश्किल हो गई तो लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। खैर, अब हुआ ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गैस बहाल हो गई है। पंजाब में 24 आवर 7 डेज़ है, केपी में भी है, बलोचिस्तान में भी है, सिंध में भी है 4 दिन। अभी हमने पिछले 1 महीने में ना एक पूरा प्लान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बनाया है जिसमें उन्होंने ECC से अप्रूवल दिया है। उसमें है क्या चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब सिलेंडर ख़राब हो जाता है तो जिसकी गाड़ी का सिलेंडर ख़राब है उसके पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि उसको फिर नया सिलेंडर लगाना है और नए सिलेंडर पे बैन था। लास्ट वीक गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की परमिशन दी है, बैन हट गया, अब नया सिलेंडर आ सकेगा। तो जो पुराना सिलेंडर ख़राब होगा, डिस्कार्डेड होगा, उसकी बजाय उसके पास ऑप्शन होगा कि वो नया सिलेंडर लगा सकता है। वरना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब उसका सिलेंडर ख़राब हो जाए तो वो कहता था मैं क्या करूँ। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी, नंबर 1। नंबर 2 बात ये हुई कि सीएनजी किट की भी परमिशन मिल गई। अब नई टेक्नोलॉजी है और 15% सेविंग जो है वो सीएनजी पे ज़्यादा होगी। अब लोग इस पे आएंगे कैसे, उसके लिए हमने एक प्लान बनाया। अब हम पूरे पाकिस्तान में 100 के करीब वर्कशॉप बन रहे हैं। उम्मीद है कि 1 मार्च से इस पे काम शुरू हो जाएगा और अखबार में इश्तिहार आएगा। हर आदमी अपना सिलेंडर छोड़ के जाए और उसकी जगह वो चाहे तो उसके पास 3 ऑप्शन होंगे। नंबर 1 ऑप्शन ये होगा वो पुराना सिलेंडर छोड़े और नया सिलेंडर 2000 रुपए दे के ब्रांड न्यू सिलेंडर ले ले। ये पुराना सिलेंडर जो है चेक होके वापस आके किसी और कस्टमर को लग जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि वो 24 घंटे बाद आए और वो सिलेंडर चेक हुआ हुआ, पेंट हुआ हुआ, A1 कंडीशन में वापस ले जाए। और अगर वो सिलेंडर डिस्कार्डेड हो गया, ख़राब हो गया, तो वो सिलेंडर उसका जब्त कर लिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि नया लगाओ या और कोई ऑप्शन है। तो अवेलेबिलिटी उसके डोर स्टेप पे होगी। अभी क्या होता था कि सीएनजी स्टेशन पे वो सिलेंडर की चेकिंग की फैसिलिटी नहीं है। अब सीएनजी सिलेंडर वाला उससे सिलेंडर लेगा, वो खुद वर्कशॉप वाला वहां से पिक करेगा सिलेंडर और कस्टमर को सीएनजी से 24 घंटे में मिल जाएगा। अगर वो नया चेंज करना चाहता है तो 2-3 हज़ार रुपए में नया चेंज। पॉइंट से क्लियर कीजिएगा। मैं इस पर भी आपसे बात करती हूँ कि ये अभी तक जो मसला था ये क्यों अटका हुआ था। ये तो आगे के लिए आपने तजावीज पेश किए हैं, ये आगे के लिए ये मामलात हो रहे हैं। सर ये जो सीएनजी गाड़ी का जो मालिक होगा ये उसकी सवाबदीद होगी कि वो चेक करवाता है या नहीं, या फिर सीएनजी स्टेशन पर जो लोग मौजूद होंगे वो पहले चेक करेंगे और उसके बाद सीएनजी देंगे? नहीं, ये अब बड़ा अच्छा सिस्टम है। अब ऑटोमेटिक स्कैनर लगा होगा, जो गाड़ी चेक नहीं होगी ना वो रिकॉर्ड में आ रही होगी, तो उसको आप टाइम लिमिट देंगे कि आपने इतने अरसे में चेक करना नहीं करना, तो उसकी गैस उसको नहीं मिलेगी। और ये सारा सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड जो है HDIP जो इसका महकमा इंचार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और ओगरा में, कंप्यूटर पे होगा कि उनको एक टाइम पीरियड के बाद जब देखा कि उसने 2 महीने 3 महीने नहीं किया तो स्टेशन वाला पाबंद होगा कि उसको गैस नहीं देगा। पहले क्या था, हमें मैनुअली चेक करना पड़ता था। अब हमने अभी तक सर सीएनजी, माफ कीजिएगा मैं कथा कलामी कर रही हूँ सर, अभी तक सीएनजी स्टेशन के लोगों ने अपनी कितनी जिम्मेदारी आयद की है? आपने भी तमाम लोगों की तरह, जो नॉर्मली हम लोग भी यही कर रहे होते हैं, मैं खुद भी यही कर रही होती हूँ कि अपनी गलतियां हम किसी के ऊपर डाल देते हैं, तो आपने भी कुछ इसी तरह का किया कि आपने तमाम डाल दिया। सर मेरा सवाल पूरा ले लीजिए सर। मुझे ये बताइए कि जो सीएनजी स्टेशंस के लोग मौजूद हैं, लेटर के बारे में इनको नहीं पता, स्टिकर के बारे में इनको नहीं पता, गाड़ियों को चेक ये करते नहीं है। सीएनजी स्टेशंस पे जो बसें आती हैं जिनमें 65 किलो का सिर्फ और सिर्फ आप सिलेंडर लगा सकते हैं, उसमें 6 सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं, उनको सीएनजी दे रही होती हैं, तो सीएनजी स्टेशंस के अपने लोग कहाँ जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं? इतना बड़ा बैनर जो बोर्ड लगाया हुआ होता है वो तक तो उतार के फेंका हुआ होता है। देखिए, ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं इनको गवर्नमेंट ने कई दफ़ा फाइन किया और हम भी कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, मैं आपको सबसे जो अहम बात है ना, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। अब इंटरेस्ट लाइव हो गया है कि अब चीज़ें देखें, जब आप किसी की गाड़ी का सिलेंडर उतार लो वो ये नहीं समझता, वो कहता है अच्छा भाई सिलेंडर ख़राब है अब मुझे दूसरा सिलेंडर दो। तो इस पर इतने झगड़े होते थे स्टेशन पे तो लोग पीछे हो गए। अब ये हमने मसले को जड़ से ख़त्म कर दिया है, अब ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो सबसे अहम बात यह कि जो स्टेशन वाला ताउन नहीं करेगा, उसका स्टाफ ताउन नहीं करेगा, वो सेंट्रलाइज कंप्यूटर में पता चल रहा होगा कि इसने इतने अरसे में कितनी गाड़ी चेक की है,
अब वो चीज़ है नहीं। पहले हर चीज़ मैनुअल होती थी, अब हर चीज़ जो है वो आपका स्टिकर होगा, वो हर गाड़ी इन होती है, उसको एक्टिविटी पता चल जाएगी ये चेक गाड़ी को फिल किया या अनचेक गाड़ी को फिल किया। तो ये सिस्टम डेवलप करने में 3 महीने लगे हैं और ये मार्च से इम्प्लीमेंट हो जाएगा और हम इस पे भरपूर मुहिम चलाएंगे कि हर आदमी जो है इसको कन्वर्ट करे। एक नई चीज आज जब मैं बाहर निकली हूँ, आपने यकीनन वो पूरा सेगमेंट देखा है, मुझे एक और नई चीज मिली कि जब मैंने सीएनजी स्टेशन के जो मालिकान, जो वहाँ पर मैनेजर साहब मौजूद थे, उनसे पूछा कि सर आपने तो एक गाड़ी नहीं चेक की, 10 गाड़ियाँ आई, 10 गाड़ियाँ आकर चली गई, तो उनका ये एक्सक्यूज सामने आया कि ये तमाम वो गाड़ियां जो हमारे पास आती हैं रोजाना की बुनियाद पर, तो हमें इनके बारे में पता है। सिर्फ ये दिमाग मेरा मानता नहीं है, ये मैं मान नहीं सकती कि एक गाड़ी, एक ही गाड़ी ये गवर्नमेंट का कानून गलत है, किसी और पर नहीं जा सकती और अगर कहीं और चला गया फिर नहीं, ये गाड़ी चेक पर्सनली कोई भी बंदा नहीं कर सकता। ये सिलेंडर जब एक दफ़ा चेक हो जाता है ना, तो ये 5 इयर्स के लिए उस पर ब्रांड अभी स्टिकर लग जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर लेगा। देखें ये हर दफ़ा गाड़ी को चेक करना, सिलेंडर को चेक करना, गाड़ी पे टाइम लगता है और नहीं होता। ये 5 साल के लिए सिलेंडर चेक होता है। ये एक दफ़ा जब चेक हो जाएगा, इस पे RFID के तहत हर दफ़ा पता चलेगा कि ये वही सिलेंडर है कि नहीं है। ये सिस्टम में पहले प्रॉब्लम थे, फ्लास थे, तो हम लोग खुद आगे बढ़े, गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने ताउन किया और अब ये चीज़ें हो गई हैं। जो स्टेशन इसमें ताउन नहीं, जिनकी गाड़ियों पे ये स्टिकर लगा हुआ है वो जो सिलेंडर्स हैं वो चेक हैं, बाकी तमाम के तमाम चेक नहीं है, यही बात है सर? जी, जो गाड़ियों पे स्टिकर लगा है ना, ये गाड़ियों पे भी स्टिकर नया लगेगा। ठीक है गयास पराचा साहब, माफ कीजिएगा, शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। तफसीली तौर पर आपसे हम आगे भी शो में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।